गुड इवनिंग टू ऑल। मैं प्रमोद आप सभी का एक बार फिर से कल्पना नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली 3 क्लासेस से हम एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ओबीजी कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने अम्नियोटिक फ्लूइड और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। अभी उसी के रिगार्डिंग उसी सब्जेक्ट में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में अगला टॉपिक हम लेके आए और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक बेसिक हम ओबीजी का कह सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी को कोई भी डाउट लगे, किसी को कोई भी समस्या लगे तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पुट करें। और इसके अलावा अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टॉपिक है अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज मीस्टोन साइकिल। यहाँ देखिए मीस्टोन साइकिल। ये मीस्टोन साइकिल जो होती है मोस्टली फीमेल्स में देखी जाती है। फीमेल्स में बात ये आती है कि ये फीमेल्स में मीस्टोन साइकिल देखी कब जाती है। तो ये जितनी भी मीस्टोन साइकिल के बारे में हम बातें करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मीस्टोन साइकिल कब देखी जाती है फीमेल्स में, तो प्यूबर्टी के टाइम। कब देखी जाती है? प्यूबर्टी के टाइम। अब प्यूबर्टी की बोले एज क्या होती है प्यूबर्टी की, तो एक तो मेल और एक फीमेल कि मेल में प्यूबर्टी की एज क्या रहेगी और फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या रहेगी। तो मेल में प्यूबर्टी की एज होती है 12 से 16 साल। कितना रहेगा? 12 to 16 ईयर्स। जबकि फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या रहेगी, तो फीमेल में रहती है 13 to 16 ईयर्स। कितना रहेगा? 13 to 16 ईयर्स। अब ये प्यूबर्टी जो होती है, इस प्यूबर्टी को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और दूसरा होता है डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है और डिलेड प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। प्यूबर्टी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्रीकॉशियस और डिलेड। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है कि इफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स onset या occur before the age of 10 years। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 10 साल से पहले की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है क्या? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जो होती है इसका रीजन क्या होता है। मैं अगर बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी ये होता है इडियोपैथिक, जिसको हम बोलते हैं अननोन इडियोपैथिक या फिर अननोन। दूसरा कि अगर किसी को प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है तो समय से पहले प्यूबर्टी आ गई तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है GnRH थेरेपी। इसको हम क्या देते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एंटागोनिस्ट हम इसको देते हैं, जिससे इसका लेवल कम हो। एंटागोनिस्ट और 2 कैटेगरी की ड्रग होती है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एगोनिस्ट तो उसके सिमिलर काम करेगी, मतलब एक्शन को बढ़ाएगी। एंटागोनिस्ट उसके खिलाफ काम करेगी। तो GnRH थेरेपी का एंटागोनिस्ट हम देते हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर कम होंगे तो FSH LH भी कम होंगे और प्यूबर्टी जो है वो थोड़ा डिले होगी, क्योंकि ये समय से पहले आ गई है। इमेच्योर प्यूबर्टी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा देखो डिलेड प्यूबर्टी कि 16 ईयर्स खत्म हो चुके हैं। मैक्सिमम देखो यहाँ मैं बताया था कि मैक्सिमम 13 से 16 साल में प्यूबर्टी आती है कि 16 साल खत्म हो जाए लेकिन फिर भी प्यूबर्टी नहीं आई, फिर भी प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हुआ, तो ये कंडीशन कहलाती है क्या? डिलेड प्यूबर्टी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मीस्टोन साइकिल में हम बात कर रहे हैं कि मीस्टोन साइकिल सबसे पहले देखा था किसमें देखा? फीमेल में। तो सबको पता है, कॉमन सा आंसर है। प्यूबर्टी जो होती है वो मेल में और फीमेल में हम देखते हैं। मेल में कौन सी एज पे देखते हैं और फीमेल में कौन सी एज पे देखते हैं। तो मेल में हम देखते हैं 12 से 16 साल पे और फीमेल में हम देखते हैं 13 से 16 साल पे। अब प्यूबर्टी जो है इसको मैंने 2 तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और दूसरा डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या था
कि अगर प्यूबर्टी 10 साल से पहले स्टार्ट हो जाती है, प्री मतलब पहले, अब 10 साल से पहले अगर स्टार्ट होगी तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। लेकिन बात ये थी कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, मैंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज जो था इसका इडियोपैथिक, मतलब अननोन, कोई फिक्स रीजन नहीं है। अब इसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या देते हैं, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, कि जीएनआरएच हार्मोन हम इसको देंगे तो इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा एफएसएच और एलएच का, गोनाडोट्रोपिन का, और प्यूबर्टी जो है वो थोड़ा डिले हो जाएगी। तो ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी थी। जबकि डिलेड प्यूबर्टी का मतलब क्या था कि प्यूबर्टी अगर 16 साल खत्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई है, जबकि नॉर्मली 13 से 16 के बीच में स्टार्ट होना चाहिए था। अब या तो प्यूबर्टी इससे पहले चालू हो जाए या फिर इसके बाद भी नहीं आ रही है, तो ये दोनों क्या कहलाती है, प्रीकॉशियस और डिलेड प्यूबर्टी। आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्यूबर्टी होती क्या है। तो यहां देखिए प्यूबर्टी की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका डेवलपमेंट होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, प्यूबर्टी। इसकी एज में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब यहां देखिए कि प्यूबर्टी जो होती है, हम प्यूबर्टी बोल किसको रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्यूबर्टी जो होती है इसके साइन हम देखते हैं, साइंस ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें तो मोस्टली हम किसके साइन की बात करेंगे कि साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, कि फीमेल में प्यूबर्टी के कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फीमेल में प्यूबर्टी के साइन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये बताने वाला जो था उनका नाम था टैनर एंड मार्शल। किसने बताया था फीमेल में प्यूबर्टी के साइन के बारे में, टैनर एंड मार्शल। अब इसने कितने साइन बताए थे, उसमें सबसे पहला आता है थैलार्की। थैलार्की का मतलब क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, किसका डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना, किसमें, फीमेल में, क्या कहलाएगा, थैलार्की। दूसरा देखिए एड्रीनार्की, बोले एड्रीनार्की का मतलब क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स, की आर्मपिट जो होती है, एक्सिला जो होती है साइड में, हेयर्स का डेवलपमेंट होना कब देखा जाएगा, प्यूबर्टी में। तीसरा प्यूबार्की, प्यूबार्की का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स, किसका डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स का, मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन में हेयर्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा, प्यूबार्की। फोर्थ वन हाइट स्पल्ट, हाइट स्पल्ट क्या होगा, मैंने कहा इंक्रीज इन हाइट। आपने देखा होगा कि किसी फीमेल की हाइट जो होती है वो अचानक से एकदम से बढ़ती है, एकदम से बढ़ती है, उसका मतलब क्या है कि उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो अचानक से हाइट बढ़ना क्या कहलाता है, हाइट स्पल्ट। फिर लास्ट वन जो आता है दैट इज द मेनार्की, और मेनार्की का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किसका स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, या फिर मैं बोल सकता हूं अकरेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या कहलाएगा, मेनार्की। तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी के बारे में कि प्यूबर्टी का मतलब क्या था, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के साइन हमने देखे कि प्यूबर्टी के साइन, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्यूबर्टी के साइन होंगे वो फीमेल में हम देखेंगे तो किसने बताया था सबसे पहले, टैनर और मार्शल। किसने बताया था, टैनर और मार्शल ने। कितने साइन बताए थे, तो एक सबसे पहला था थैलार्की, टोटल 5 साइन बताए थे। कितने साइन बताए थे, 5। उसमें सबसे पहला नाम है थैलार्की। थैलार्की का मतलब क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, कि ब्रेस्ट बर्ड्स का क्या होना, बढ़ना, साइज में डेवलपमेंट होना, थैलार्की कहलाएगा। एड्रीनार्की डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स। फिर इसके बाद प्यूबार्की डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स, मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन में हेयर्स का डेवलपमेंट होना। हाइट स्पर्ट मतलब अचानक से हाइट का बढ़ जाना। और लास्ट था मेनार्की, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये
पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होना क्या कहलाएगा, मेनार्की। अब यहाँ सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, और क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, कि फीमेल में प्यूबर्टी का सबसे पहला विजिबल साइन क्या होता है, तो आंसर रहेगा थैलार्की। क्या रहेगा, थैलार्की। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं बात करूं, फर्स्ट इनविजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो आंसर रहेगा दैट इज द हाइट स्पर्ट। किसका बढ़ना, हाइट का इंक्रीजमेंट होना। तीसरा क्वेश्चन में बात करूं कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ना तो विजिबल ना इनविजिबल, अगर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो आंसर वन एंड ओनली थैलार्की। क्या रहेगा, थैलार्की। और इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, ये सारे क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड। जबकि मेल में फर्स्ट साइन क्या होगा, दैट इज द टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। किसका बढ़ना, टेस्टिस का एनलार्जमेंट होना, मतलब टेस्टिस का साइज में बढ़ना। चार क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, आंसर इज थैलार्की। दूसरा, फर्स्ट इनविजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, दैट इज द हाइट स्पर्ट। तीसरा रहेगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, ना विजिबल पूछा ना इनविजिबल पूछा, तो आंसर क्या रहेगा, थैलार्की। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल, तो आंसर क्या रहेगा, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। अब यह देखिए, ये दो वर्ड जो है इनसे डिफरेंस आया है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज हो गया है। कैसे कि थैलार्की जो होती है वो विजिबल होती है, मतलब ब्रेस्ट बर्स का जो साइज बढ़ता है वो विजिबल रहेगा, लेकिन हाइट स्पर्ट जो होता है वो विजिबल नहीं रहेगा। हम मेजर हाइट जरूर कर सकते हैं, लेकिन पर डे हम हाइट मेजर नहीं कर सकते। हम कुछ समय बाद हाइट को मेजर करेंगे, लेकिन एक साथ हमको अचानक से नहीं दिखाई देगा कि हाइट बढ़ गई है। लेकिन ब्रेस्ट बर्स जो है उसकी साइज बढ़ना मेजर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट बर्स की साइज क्या हुई है, बढ़ गई है। तो इसलिए विजिबल साइन जो होता है वो थैलार्की रहेगा, और इनविजिबल साइन क्या रहेगा, हाइट स्पर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी के साइन किसने बताए थे, टेनर और मार्शल ने। कितने साइन बताए थे, 5, जिनके बारे में हमने एक एक करके देखा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, और डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इट इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन, विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब हमको दिखाई देगा, ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू द shedding of endometrium outflow through the vagina with invisible interplay of hormones with coordination of HPO-axis। यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करो, इट इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन। विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी सिम्टम होगा या जो भी सीक्रेशन होंगे वो हमें दिखाई देंगे। ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब ये रेगुलरली साइकिल में चलता रहता है। फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्रस से क्या होती है ब्लीडिंग, ड्यू टू द, क्यों होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम।
किसके झड़ने की वजह से? एंडोमेट्रियम के झड़ने की वजह से। आउटफ्लो थ्रू द वजाइना, ये जो ब्लीडिंग है एंडोमेट्रियम का जो सेड ऑफ हुआ है ये किसके थ्रू बाहर आएगा? वजाइना के थ्रू। विद इनविजिबल, इनविजिबल मतलब हमको दिखाई नहीं देगा, इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स, किसका रोल? हार्मोन्स का, विद कोऑर्डिनेशन ऑफ HPO एक्सिस। HPO एक्सिस का मतलब क्या है? तो H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब पिट्यूटरी और O मतलब ओवेरी, कि इनका क्या रोल होगा? तो यह देखिए मैंने कहा ये क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस, ये किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये किस पे काम करेगी? ओवेरी पे। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? FSH एंड LH, और ओवेरी क्या रिलीज करेगी? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चार हार्मोन हमें काम आएंगे किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। GnRH, FSH और LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका जो रूल होगा वो कैसा होता है? इनविजिबल, इसीलिए मैं बोला इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। हमको दिखाई नहीं देगा, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फलाने हार्मोन का लेवल उस समय हमें इतना देखने को मिला। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूं क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्राइटेरिया में सबसे पहला नाम आता है कि HPO एक्सेस शुड बी कोऑर्डिनेटेड, कि HPO एक्सेस क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट करना चाहिए। दूसरा मैं बात करूं आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, आउटफ्लो ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पेटेंट मतलब ओपन होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा मैं बात करूं यूटेराइन एंडोमेट्रियम must be responsible for ovarian hormones। यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए? जो ओवेरी से हार्मोन निकल रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? यूटेराइन एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम उस पर काम करेंगे, लेकिन अगर वो उसके लिए रेस्पॉन्स नहीं करेगी तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी या सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन काम नहीं कर रहे। तो एंडोमेट्रियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए किसके लिए? हार्मोन्स के लिए। इसीलिए मैं कहा कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन हार्मोन। दूसरा आउटफ्लो ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पेटेंट, जहां से ब्लीडिंग जो है बाहर निकलेगी। अगर वो पेटेंट नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा कि उस वजह से वो ब्लड जो है वहीं रुक जाएगा, तो वो आगे नहीं आ पाएगा। और पहला मैं बताया कि HPO एक्सेस शुड बी कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि HPO एक्सेस जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, वो पिट्यूटरी पे काम करेगा, पिट्यूटरी FSH LH रिलीज करेगी, और ये किस पे काम करेंगे? ओवेरी, और ओवेरी क्या रिलीज करेगी? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट में एक छोटा सा एब्नॉर्मल पॉइंट है जो कि आउटफ्लो ट्रैक्ट के बारे में है, वो मैं बताना चाहता हूं कि आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है अगर ये पेटेंट नहीं हुआ, आउटफ्लो ट्रैक्ट अगर पेटेंट नहीं हुआ तो क्या होगा कि आउटफ्लो ट्रैक्ट में क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? तो उसका पहला रीजन है वजाइनल एजेनेसिस, और दूसरा रीजन होता है वजाइनल अट्रेसिया। वजाइनल एजेनेसिस का मतलब क्या है कि वजाइना का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, वजाइना का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ओवेरी, यूट्रस, सारी चीजें नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, ओवेरियन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे, ओवम भी रिलीज होगा, लेकिन समस्या क्या है कि जो ब्लीडिंग है वो बाहर कैसे निकलेगी? क्योंकि वजाइना तो बनी नहीं है, वजाइना बनी नहीं है तो आउटफ्लो ट्रैक्ट है ही नहीं, तो वो कैसे बाहर निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा तो मतलब वो तो रुक गया।
मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मल है, मेंस्ट्रुएशन में कोई समस्या नहीं, बस फर्क इतना है कि जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस से बाहर नहीं जा पा रही है। दूसरा रीजन क्या है, वजाइनल एट्रेसिया। एट्रेसिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ओपनिंग, कि जो वजाइना की ओपनिंग है वो ओपनिंग ही नहीं बनी। अब ओपनिंग नहीं बनी तो भी क्या होगा, तो भी आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है पेटेंट नहीं रहेगा, तो भी ब्लीडिंग जो होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। और ये सारा क्या है, मेंस्ट्रुएशन तो हुआ है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं कहा मेंस्ट्रुएशन तो हुआ है, ओवेरी से ओवम भी रिलीज हुआ है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि वजाइना नहीं बनी, या फिर वजाइना में क्या हुआ, एट्रेसिया मतलब ओपनिंग नहीं बनी। और इस सब की वजह से ब्लड जो है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यूट्रस में। किस में कलेक्ट हो जाएगा, यूट्रस में। ये कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाती है, क्रिप्टोमेनोरिया। आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है। तो ये प्यूबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट 30 इयर्स। रेंज हम पढ़े थे प्यूबर्टी की 13 से 16 साल, कि कितने टाइम में स्टार्ट हो जाना चाहिए, 13 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। साइकिल रिपीट कितने टाइम में होती है, कि फीमेल में जो साइकिल होती है वो कितने टाइम में रिपीट होती है, तो उसका सिंपल सा आंसर होता है 28 डेज। कि साइकिल कितने दिन की होती है, 28 दिन की। लेकिन ये साइकिल 28 दिन की सिर्फ 15% फीमेल्स में देखी जाती है। जितनी भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है, उन फीमेल में से सिर्फ 15% फीमेल में ही साइकिल 28 दिन की देखी जाती है, बाकी फीमेल में अलग अलग होती है। कितना होती है, तो उसकी रेंज होती है 21 to 35 डेज। कि अगर किसी फीमेल में साइकिल 28 दिन की नहीं है, माना कि 22 दिन की है, माना 34 दिन की है, 32 की है, 28 की है, 30 की है, इस रेंज में अगर साइकिल है तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल। क्योंकि सारी फीमेल में साइकिल कितने दिन की नहीं होती, 28 दिन की नहीं होती, सिर्फ 15% फीमेल में साइकिल 28 दिन की होती है। फिर इसके बाद एक साल में कितनी साइकिल आती है, तो यहाँ देखिए एक महीने में 1 साल में 12 महीने होंगे, तो एक महीने में एक साइकिल आएगी, जिसकी रेंज में बताया 28 दिन में एक साइकिल आएगी। तो इस तरीके से 12 महीने में 12 साइकिल। लेकिन एक साल में टोटल साइकिल अगर आती है तो वो होती है टोटल 30। कितनी साइकिल होगी, 13 साइकिल। बोले महीने तो 12 ही हुए, साइकिल 13 कैसे हुई। एक साइकिल 28 दिन में आ रही है, और महीने में जबकि 30 भी दिन होते हैं, 31 भी होते हैं और 28 भी होते हैं। ऐसे फैट जो होती है उसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन हर किसी महीने में 2-2 दिन एक्स्ट्रा, जबकि साइकिल रिपीट 28 दिन में हो रही है। तो अगर मैं 12 के हिसाब से काउंट करूं तो एक महीने में 2 दिन भी अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 12 महीने में 2 के हिसाब से 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे। और नॉर्मल रेंज में बताया 21 से 35 दिन, तो साइकिल एक और रिपीट होगी। तो इस तरीके से 12 महीने में 12 साइकिल, और एक साइकिल और एक्स्ट्रा ऐड होगी, क्योंकि हर महीने में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो साइकिल कितनी होंगी, टोटल 13। अब बात आती है कि फीमेल में पूरे रिप्रोडक्टिव एज में कितनी साइकिल आती है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है। तो ये होती है 15 to 49 ईयर्स, 15 से 49 साल। अगर सिंपली बात करूं तो लगभग 30 से 35 साल टोटल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज। इसके हिसाब से बात करूंगा कि टोटल कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगी एक फीमेल को रिप्रोडक्टिव एज में। तो यहाँ देखिए एक साल में कितनी आ रही है, 13। एक साल में 13, तो 30 से 35 साल में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी फीमेल में हर महीने रेगुलर साइकिल आई हो, कुछ प्रेगनेंसी में भी एब्सेंट रही होंगी, कभी ज्यादा भी आई होगी, कभी कम भी आई होगी। इसका सिंगल वर्ड में हम आंसर जो करते हैं वो होता है 400 साइकिल। एक फीमेल को पूरे जीवन काल में कितनी साइकिल आती है, 400 साइकिल। कितनी साइकिल आती है, 400 साइकिल। आई होप से यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है, 13 साल में। साइकिल रिपीट कितने दिन में होती है, 28 दिन में। लेकिन कितनी फीमेल में, सिर्फ 15% फीमेल में। साइकिल के दिनों की रेंज क्या होती है, तो 21 से 35 दिन। इस बीच में भी साइकिल आ गई तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल। फिर मैं बताया कि साइकिल एक साल में कितनी आती है, तो टोटल आती है 13। रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है फीमेल की, तो 15 से 49 साल, यानी कि टोटल 30 से 35 साल का रिप्रोडक्टिव एज होता है फीमेल में।
और उसके हिसाब से फीमेल को पूरे जीवन काल में कितनी साइकिल आती है, 400 साइकिल। कितनी साइकिल आएगी, 400 साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साइकिल आती है उस साइकिल में ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग में ब्लड लॉस कितना होगा, ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो ये होता है 5 to 80 ml। अब सिंगल वर्ड में आंसर अगर मैं करूं तो 15 ml, तो सॉरी 35 ml कि अगर रेंज अगर पूछी जाए तो 5 से 80 ml। अगर सिंगल वर्ड में आंसर पूछा जाए तो कितना होगा, 35 ml। अब इसके बाद कि ब्लीडिंग डेज कितने होते हैं, ब्लीडिंग के दिन कितने होते हैं, तो दिन की मैं बात करूं 2 से 7 दिन। कितने होंगे, 2 से 7 दिन, कि मतलब ब्लीडिंग जो है वो कितने दिन चलेगी, 2 से 7 दिन। आई होप से यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीडिंग दिन 2 से 7 दिन, ब्लड लॉस 5 से 80 ml। सिंगल वर्ड में आंसर करेंगे तो 35 ml। कि ब्लड लॉस कितना हुआ है उसको हम काउंट किससे करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे सैनिटरी नैपकिन से। किससे काउंट करेंगे, सैनिटरी नैपकिन से। अब कैसे काउंट करते हैं, स्कैंडी ब्लड लॉस होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, हेवी मेंस्ट्रुएशन होता है, ओलिगो होता है, पॉली होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम एब्नॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। फिलहाल हमको इतना पता होना चाहिए कि ब्लड लॉस कितना हुआ है वो हम कैसे काउंट करेंगे, तो सैनिटरी नैपकिन की सैचुरेशन की बेस पे कि कितना पैड जो है वो कितने टाइम में वेट हो जाता है। तो ये बात थी किसके बारे में, ब्लड लॉस के बारे में। अब कुछ तो ये सारी बातें की थी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, LH सर्ज इज ड्यू टू द ईस्ट्रोजन। LH सर्ज जो होगा वो कौन से हार्मोन की वजह से होगा, ईस्ट्रोजन की वजह से। दूसरा पॉइंट, ईस्ट्रोजन is major hormone in first half of cycle। इस साइकिल का जो पहला हाफ होगा उसमें मेजर हार्मोन कौन रहेगा, दैट इज द ईस्ट्रोजन। थर्ड पॉइंट इज प्रोजेस्टेरोन इज मेजर हार्मोन इन सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल। इस साइकिल का जो लास्ट वाला हाफ होगा उसमें मेजर हार्मोन कौन रहेगा, सो दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। फिर इसके बाद फोर्थ वन इज कि LH सर्ज और ओवुलेशन इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है। तो गैप की मैं बात करूं तो ये होता है 32 to 36 आवर्स। कि LH सर्ज जब हो जाएगा उसके 32 से 36 घंटे बाद क्या देखने को मिलेगा, ओवुलेशन। क्या देखने को मिलेगा, ओवुलेशन। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, सबसे पहला पॉइंट, LH सर्ज इज ड्यू टू द ईस्ट्रोजन। कि LH सर्ज कौन से हार्मोन की वजह से होगा, ईस्ट्रोजन की वजह से। कैसे होगा वो अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। दूसरा बताया ईस्ट्रोजन इज मेजर हार्मोन इन फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल। ईस्ट्रोजन मेजर हार्मोन रहता है कब, फर्स्ट हाफ, यानी कि पहले जो 14 दिन होते हैं साइकिल के उनमें जो मेजर हार्मोन रहेगा वो कौन रहेगा, ईस्ट्रोजन। जबकि बाद वाले जो 14 दिन होंगे उनमें मेजर हार्मोन कौन रहेगा, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। फिर मैं बोला कि LH सर्ज और ओवुलेशन के बीच में गैप कितना होता है, तो ये होता है 32 से 36 घंटे का। इसके बाद अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँ, दैट इज द फिफ्थ वन, estrogen is maximum at 12th day of cycle। कि ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा या मैक्सिमम साइकिल में कौन से दिन देखा जाएगा, 12 दिन। कौन से दिन देखा जाएगा, 12 दिन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना कि 12 दिन ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो ये क्या करवाएगा, LH सर्ज। क्या करवाएगा, LH सर्ज। और इसके 32 से 36 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। तो अगर 12 के बाद में 32 से 36 घंटे काउंट करो तो ये कितने हो जाएंगे, 14 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 14 दिन। 14वें दिन ही क्या होता है, ओवुलेशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओवुलेशन साइकिल में कौन से दिन देखा जाता है, 14वें दिन।
क्योंकि 12वें दिन ईस्ट्रोजन मैक्सिमम रहेगा और वो किसको सर्च करवाएगा, एलएच का, और एलएच सर्च होते ही 32 से 36 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। तो 12 में अगर मैं 2 दिन और काउंट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 14 दिन। 14वें दिन क्या देखने मिलता है, ओवुलेशन। फिर इसके बाद 6 मंथ, साइज ऑफ ओवम या साइज ऑफ फॉलिकल बिफोर ओवुलेशन, कि ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से जस्ट पहले फॉलिकल की साइज क्या होती है, तो ये होती है 18 से 20 mm। कंफ्यूज मत होना, जबकि ओवम का डायमीटर जो है वो कितना होता है, 130 माइक्रोन। इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। फीमेल में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओवम। डायमीटर कितना होता है, 130 माइक्रोन। इसी के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूं। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो ये रहती है कौन, प्लेटलेट। कौन, प्लेटलेट। किसमें, फीमेल में। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल में सबसे बड़ी सेल कौन होती है, तो वो होती है नर्व सेल, या फिर मैं इसको बोलूं न्यूरॉन। क्या, न्यूरॉन। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो ये कौन सी रहती है, स्पर्म। क्या रहेगा, स्पर्म। कंफ्यूज मत होना, ओवम सबसे बड़ी सेल किसमें, फीमेल में। सबसे छोटी सेल फीमेल में प्लेटलेट, जिसका डायमीटर लगभग 2 से 3 माइक्रोन होता है, 2 से 3 माइक्रोन। लार्जेस्ट सेल इन मेल, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, स्पर्म। अगर मेल और फीमेल कुछ भी नहीं दे रखा, अगर क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, ना तो मेल दे रखा ना फीमेल, कि ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो आंसर क्या रहेगा, वन एंड ओनली ओवम। क्या रहेगा, वन एंड ओनली ओवम। और अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, तो आंसर क्या रहेगा, स्पर्म। क्या रहेगा आंसर, अगर वो मेल और फीमेल का स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है तो। आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो यहाँ देखिए, मैं जैसा बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको 2 फेज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होती है ओवेरियन फेज या ओवेरियन साइकिल, और दूसरी होती है यूटेराइन साइकिल। अब स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ कि ओवेरियन साइकिल जो होती है इसकी 2 फेज होती है। कितनी फेज होगी, 2। कौन कौन सी, एक तो होती है फॉलिकुलर फेज, और एक होती है, फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन होती है 1 से 14 दिन। कितना रहेगा, 1 से 14 दिन। और दूसरी होती है ल्यूटियल फेज, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 15 से 28 दिन। प्लीज गाइस कंफ्यूज मत होना, यहाँ देखो फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन 1 से 14 दिन, ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन 15 से 28 दिन। यूटेराइन फेज जो होती है इसकी 3 फेज होती है। यूटेराइन साइकिल की कितनी फेज होगी, 3 फेज। पहली होगी ब्लीडिंग फेज। कौन सी होगी, ब्लीडिंग फेज, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 1 से 5 दिन। दूसरी होती है इसकी भी 3 फेज होती है, इसकी 3 फेज होगी, जबकि ओवेरियन साइकिल कितनी फेज थी, 2 फेज। तो पहली कौन सी है, ब्लीडिंग फेज। कौन सी, ब्लीडिंग फेज। फिर इसके बाद दूसरी जो होगी प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज की ड्यूरेशन कितनी होगी, तो ये होगी 6 से 14 दिन। कितनी होगी, 6 से 14 दिन। और लास्ट वाली होती है सीक्रेटरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 15 से 28 दिन। कितनी होती है, 15 से 28 दिन। अब यहाँ देखिए ब्लीडिंग फेज जो होती है इसी का दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज कैटामेनिया। क्या, कैटामेनिया। ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो कि ओवेरियन साइकिल कितनी फेज, 2 फेज। कौन कौन सी, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन 1 से 14 दिन, ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन 15 से 28 दिन। यूटेराइन साइकिल की 3 फेज, पहली फेज ब्लीडिंग फेज, इसी का दूसरा नाम कैटामेनिया, जिसकी ड्यूरेशन 1 से 5 दिन। जबकि प्रोलिफरेटिव की ड्यूरेशन क्या थी, 6 से 14 दिन।
और तीसरी फेज कौन सी थी, सीक्रेटरी फेज, या इसी को हम बोल रहे हैं प्रीप्रेटरी फेज, जिसकी ड्यूरेशन कितनी 15 से 28 दिन। इस तरीके से साइकिल कितनी होती है, टोटल 28 दिन की, जो कि सिर्फ 15% फीमेल में होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस समय ये फेज चल रही होती है कौन सी, ओवेरियन साइकिल, तो ओवेरियन फेज कॉरेस्पॉन्ड टू यूटेराइन साइकिल, कि जिस समय यूट्रस में कौन सी फेज चल रही होती है, या ओवेरियन कौन सी फेज चल रही होती है, ओवेरियन साइकिल, उसी समय यूट्रस में कौन सी साइकिल चल रही होती है, यूट्राइन साइकिल। मतलब जो 28 दिन होते हैं और 28 दिन जो चेंजेस यहाँ होते हैं किसमें, ओवेरी में, उसी चेंजेस के दौरान हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं, यूट्राइन साइकिल में। कैसे कैसे वो ध्यान रखना। तो मैं अगर बोलूं कि फॉलिकुलर फेज जैसे 1 से 14 दिन की होती है, उस समय ये तो किसमें चलेगा, ओवेरी में, फॉलिकुलर फेज, जबकि यूटेराइन साइकिल में उसी समय क्या चल रही होती है, पहले तो 5वें दिन चलेगी ब्लीडिंग फेज और 6 से 14 दिन चलेगी कौन, प्रोलिफरेटिव फेज। तो मैं इसको बोलना चाहूं कि फॉलिकुलर फेज correspond to bleeding and proliferative phase। किसके साथ साथ चलेगी, ब्लीडिंग और प्रोलिफरेटिव फेज के साथ, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ल्यूटियल फेज कॉरेस्पॉन्ड टू सीक्रेटरी फेज। ये किसके कॉरेस्पॉन्ड चलेगी, सीक्रेटरी फेज का, क्योंकि ये 15 से 28 दिन इसकी ड्यूरेशन है और इसकी भी ड्यूरेशन कितनी है, 15 से 28 दिन। तो जिस समय ल्यूटियल फेज चल रही होती है कहां, ओवेरी में, उसी समय यूट्रस में कौन सी फेज चल रही होती है, सीक्रेटरी या फिर प्रेपरेटरी फेज। ये दो पॉइंट ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करेंगे। तो आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। अच्छा एक चीज और, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिर्फ अकेली फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कांस्टेंट होती है, मतलब इन सबकी ड्यूरेशन चेंज हो सकती है लेकिन किसकी ड्यूरेशन चेंज नहीं होगी, ल्यूटियल फेज की। सबकी ड्यूरेशन चेंज हो सकती है लेकिन किसकी ड्यूरेशन चेंज नहीं होगी, ल्यूटियल फेज की, जो कितनी रहती है, 14 दिन की। तो 14 दिन के लिए ल्यूटियल फेज कांस्टेंट रहेगी, इसके अलावा बाकी सारी फेजेस में चेंज हो जाएगा लेकिन ल्यूटियल फेज में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट फेज। सबसे पहली फेज की हम बात करते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ देखिए ओवेरियन साइकिल की सबसे पहली फेज है फॉलिकुलर फेज, जो 1 से 14 दिन चलेगी। मैं कहा कि एफएसएच एक्ट करेगा किस पे, फॉलिकल्स पे, किस पे, फॉलिकल्स पे। अब एफएसएच आया कहां से, तो ये आया पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से, पिट्यूटरी से। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। बोले ये क्यों आया, तो हाइपोथैलेमस की वजह से। किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। इसने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच। इसने किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इसने क्या रिलीज किया, एफएसएच। और एफएसएच काम करेगा किस पे, फॉलिकल पे। अब इससे आगे चलने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया, 20 सप्ताह। 20 सप्ताह अगर उसकी प्रेगनेंसी को हो गए और प्रेगनेंसी में कौन है, फीमेल बेबी। कौन है, फीमेल बेबी। कि मतलब प्रेगनेंसी में जो बेबी है, जो फीटस है, वो कैसा है, फीमेल। उस समय उस फीमेल बेबी में 20 सप्ताह पे 7 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 7 मिलियन फॉलिकल। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं। इसके बाद एट बर्थ, बर्थ के समय इस फीमेल बेबी में 2 मिलियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। कितने, 2 मिलियन। घट के कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन। फिर इसके बाद एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय ये फॉलिकल कितने रह जाते हैं, 10 लाख। कितने रह जाते हैं, 10 लाख। फिर इसके बाद, सॉरी 10 लाख, 4 लाख। कितने रह जाएंगे, 4 लाख। फिर इसके बाद मीनोपॉज, जब मीनोपॉज हो जाएगा, मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव एज में कौन से फॉलिकल काम करेंगे, जो 4 लाख फॉलिकल है। मीनोपॉज के बाद भी 10,000 फॉलिकल्स क्या रह जाते हैं, बच जाते हैं। कितने, 10,000 फॉलिकल लगभग बच जाते हैं तब मीनोपॉज के समय। तो ये बात थी फॉलिकल के बारे में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ वापस आ जाइए कि एफएसएच जो है वो किस पे काम करेगा, फॉलिकल्स पे। क्या करवाएगा, इसकी ग्रोथ। क्या करवाएगा, ग्रोथ। अब ग्रोथ जब होगी तो इसमें क्या होगा कि एक फॉलिकल, वन फॉलिकल
ग्रो फास्ट। एक फॉलिकल क्या करेगा, फास्ट ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्यूबर्टी हमारे पास कितने फॉलिकल है, 4 लाख फॉलिकल। माना कि ये मेरे हाथ में 4 लाख फॉलिकल है और ये ऊपर से कौन आया, ईस्ट्रोजन। कौन आया, सॉरी एफएसएच। ये एफएसएच जब आया तो ये एफएसएच ये तो है नहीं कि सिर्फ एक फॉलिकल पे काम करेगा, चारों फॉलिकल पे काम करेगा। जैसे हम किसी खेत में खाद जो देते हैं वो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक पेड़ को हमने अलग से दिया है, सबको फेंक देते हैं, नॉर्मली रैंडमली फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से ये एफएसएच सारे फॉलिकल पे काम करेगा, लेकिन एक फॉलिकल ऐसा होगा जो क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे परिवार में अगर 2 भाई और 1 बहन है तो उनमें क्या होगा कि एक जो बंदा होगा या तो बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, उन दोनों में से एक की बॉडी जो होगी वो ज्यादा ग्रोथ करती है, क्योंकि दोनों को खाना सेम मिल रहा है। जिसके घर में मतलब उनके घर में अगर शाम को कोई सब्जी बनी है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि तीनों वही सब्जी खाएंगे, ये तो है नहीं कि अलग अलग खाएंगे। लेकिन एक क्या होगा उनमें से ज्यादा ग्रो कर जाएगा। अब जो ज्यादा ग्रो करता है तो वही ये नियम यहाँ अप्लाई होता है, इसको मेंडल का नियम हम बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम दिया था पाइसम सटाइव यानी कि जो मटर के पौधे थे उस पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को उसने किया था, तो उन्होंने बताया था कि एक पौधा ऐसा है जो ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, जबकि उसने सारा न्यूट्रिशन सबको सेम दिया था। तो उसी तरीके से एफएसएच काम तो सब पे करेगा, लेकिन एक फॉलिकल क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, और उस फॉलिकल को हम बोलेंगे क्या, डोमिनेंट फॉलिकल। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फॉलिकल, यानी कि प्रभावी फॉलिकल हम इसको बोल सकते हैं। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल जैसे ही ग्रो करेगा तो इससे क्या होगा, अब यहां देखिए कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि ईस्ट्रोजन जब रिलीज होगा तो ये क्या करवाएगा, एलएच सब। क्या करवाएगा, एलएच सब। और एलएच सब जब होगा तो ये इस फॉलिकल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्राफियन फॉलिकल। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्राफियन फॉलिकल में। और इसी ग्राफियन फॉलिकल को हम बोलते हैं क्या, मैच्योर फॉलिकल। क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल। सो प्लीज गाइस कंसंट्रेट हियर। मैं कहा हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, ये किस पे काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसने क्या रिलीज किया, एफएसएच। एफएसएच किस पे काम करेगा, फॉलिकल पर। फॉलिकल क्या करेंगे, ग्रोथ। लेकिन एक फॉलिकल क्या करेगा, ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फॉलिकल। ये फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो किसका लेवल बढ़ाता है, एलएच हार्मोन का। और एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा और किसका लेवल कम कर देगा, एफएसएच का लेवल कम कर देगा। किसका लेवल कम कर देगा, एफएसएच का। और ये एलएच शब्द जो होगा इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ ईस्ट्रोजन जो बढ़ा है इसने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल बना दिया, मतलब मैच्योर फॉलिकल। किससे, इस डोमिनेंट फॉलिकल से। अब ये एलएच क्या करेगा, इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। मैं यहां बैठा के लिख रहा हूं थोड़ा कि इसने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया। किसने, एलएच ने। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो इससे 2 चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा ओवम और एक बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के जो रप्चर पीसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं पहले बोला था कि एलएच सर्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। एलएच सर्ज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए। अब कुछ लोगों को मिस्टेक से उन्होंने पढ़ लिया है, जो भी है कि ओवुलेशन जो होता है कि लोग समझते हैं कि ओवेरी से ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर होने के बाद से जो ये ओवम बना है, ये प्रोसेस कहलाती है क्या, ओवुलेशन। क्या कहलाती है, ओवुलेशन। सो प्लीज गाइस अपने कांसेप्ट क्लियर करें कि ओवेरी से ओवम का निकलना ओवुलेशन नहीं कहलाता। क्या कहलाता है कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बनना क्या कहलाता है, ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। और इससे क्या बना, 2 चीजें बनी, एक तो ओवम बना और एक इसके जो रप्चर पीसेस हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को हम बोलते हैं क्या, हार्मोनल फैक्ट्री, क्योंकि यही रिलीज करेगी क्या, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन। कौन कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन। तो ये साइकिल की पहली, ओवेरियन साइकिल की पहली फेज फॉलिकुलर फेज, जो कितना समय लेगी, 1 से 14 दिन। एम आई क्लियर गाइस, यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो दूसरी फेज आती है इसकी, ओवेरियन साइकिल की
दैट इज द, ये तो थी फॉलिकुलर फेज। ओवेरियन साइकिल हम पढ़ रहे हैं। इसकी पहली फेज थी फॉलिकुलर फेज और दूसरी फेज होती है ल्यूटियल फेज। इसी को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट फेज। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब जो फिक्स रहेगी। इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 1 से 14 दिन, और इसकी कितनी रहेगी, 15 से 28 दिन। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या हो गया, ओवम आ गया और एक साइड में क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, इस ओवम से तो बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बना लेगा। तो उस समय बोले कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, तो यहां देखो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स फॉर 3 मंथ। कितने समय, 3 महीने, या फिर मैं बोल सकता हूं 12 सप्ताह, या फिर मैं बोल सकता हूं until the formation of प्लासेंटा। ये कब तक बनी रहेगी, जब तक प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। और यहां हम इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम वेरा, ये कॉर्पस ल्यूटियम वेरा। कब, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक तो पहला वजह क्या है, इफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा। दूसरी चीज कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस ओवम का क्या होगा, लेकिन उससे पहले इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब हम ढूंढेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये येलो कलर बॉडी होती है नॉर्मली। कैसी होती है, येलो कलर। ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम निस्टोलिस, जो कैसी होती है, रेड कलर। कैसी होती है, रेड कलर बॉडी। और कुछ टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्बिकेंस में, जो कैसी होती है, व्हाइट कलर। कैसी होती है, व्हाइट कलर बॉडी। और ये ओवम जो होगा उसके बाद एट 28 डेज, 28वें दिन में कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डिसअपियर। क्या हो जाएगी, डिसअपियर। इस ओवम का क्या होगा, ये ओवम ईस्ट्रोल ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये फेज क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज। तो ये कितने दिन की होती है, 14 दिन की। इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 15 से 28 दिन। आई होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। तो ओवेरियन साइकिल की मैं 2 फेज बताया, पहली थी और फॉलिकुलर फेज, और दूसरी कौन सी थी, दैट इज द ल्यूटियल फेज। और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली साइकिल अपनी स्टार्ट होती है, दैट इज द यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल, इसकी सबसे पहली फेज आती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज, ब्लीडिंग फेज, जो कितने दिन की होती है, 1 से 5 दिन की। कितनी होती है, 1 से 5 दिन की। यहाँ देखिए जिस समय ब्लीडिंग फेज चल रही है उसी समय मैं बोला था ओवेरियन साइकिल कॉरेस्पॉन्ड टू द यूटेराइन साइकिल। तो जिस समय यहाँ ब्लीडिंग फेज चल रही है उस समय ओवेरी में कौन सी फेज चल रही है, कौन सी फेज चल रही है, दैट इज द फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज, फॉलिकुलर फेज। तो ब्लीडिंग फेज में होगा क्या कि ये जो ओवम बना है, ये ओवम क्या होगा, और एक कॉर्पस ल्यूटियम, ये 2 चीजें बनी थी, ओवम और कॉर्पस ल्यूटियम। इससे 2 हार्मोन निकले थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कि नॉर्मली ईस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैसोडाइलेशन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वैसोडाइलेशन के लिए। अब यहां देखो कि कॉर्पस ल्यूटियम बनी, लेकिन अभी दिन कौन सा है, 1 से 5वां दिन, और उधर कौन सा है, 1 to 5th डेज। कहां, फॉलिकुलर फेज में, जिसकी ड्यूरेशन 1 से 14 दिन थी। सेम टाइम ईस्ट्रोजन उस समय तो नहीं होगा, तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम। क्या होगा, कम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं।
फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस लुटियम आगे जीवित रहती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन कम होगा, और ईस्ट्रोजन का नॉर्मली काम क्या होता है, वैसोडाइलेशन, लेकिन अभी ईस्ट्रोजन नहीं है तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। किसमें, इन यूटेराइन आर्टरी। किसमें होगा, यूटेराइन आर्टरी में। इस वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से यूटेराइन आर्टरी में कंस्ट्रिक्शन होगा तो आर्टरी का जो डायमीटर है वो नैरो हो जाएगा, नैरो होगा ना, नैरो होगा। तो एक तो इतना डायमीटर था जिसमें से ब्लड निकलना था, और एक ये इतना डायमीटर है, ये तो वैसोडाइलेशन और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो इसमें से ब्लड जाएगा तो सही, लेकिन कम ब्लड जाएगा, और कम ब्लड अगर जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को कम ब्लड मिलेगा, और एंडोमेट्रियम को कम ब्लड मिलेगा तो उससे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम के जो सेल और टिश्यू में एंडोमेट्रियम की लेयर में क्या होगा, इस्चीमिया, नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द सेल एंड टिश्यू। तो ऑक्सीजन लेयर की सेल और टिश्यू में क्या हुआ, हाइपोक्सिया, उसकी वजह से क्या हुआ, इस्चीमिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, नेक्रोसिस, और इन सब की वजह से क्या हुआ, सेल डेथ। क्या हुआ, सेल डेथ। और ये सेल डेथ हुई तो एंडोमेट्रियम की क्या होगी, सेटिंग। क्या होगी, सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी, और एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी तो यूटेराइन आर्टरी क्या हो जाएगी, रप्चर। यूटेराइन आर्टरी रप्चर, और यूटेराइन आर्टरी अगर रप्चर हुई तो यहां से क्या निकलेगा, ब्लड। क्या निकलेगा, ब्लड। अब यहां देखो, मैं बोला था कि इस ओवम का क्या होगा, तो ये ओवम जो है वो इस ब्लड के साथ मिक्स होकर किससे बाहर निकलेगा, थ्रू द वजाइना। किसके थ्रू बाहर निकलेगा, वजाइना के थ्रू। इसी को हम बोलते हैं क्या, विजिबल मैनिफेस्टेशन। क्या बोलते हैं, विजिबल मैनिफेस्टेशन। जो मैं डेफिनेशन में बताया था, विजिबल मैनिफेस्टेशन थ्रू द वजाइना। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ब्लीडिंग फेज कितने दिन की, 1 से 5 दिन की। इसमें हमारे पास दो चीजें थी, ओवम और कॉर्पस लुटियम। ओवम कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये फेज किसके करस्पॉन्ड है, फॉलिकुलर फेज के। अब वहां तो ईस्ट्रोजन नहीं है क्योंकि कॉर्पस लुटियम नहीं बनी ना, तो उस समय क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन मिलेगा। अब ईस्ट्रोजन नॉर्मली करता क्या है, वैसोडाइलेशन। अब ईस्ट्रोजन नहीं है तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। होता तो क्या होता, वैसोडाइलेशन। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो यूट्राइन आर्टरी में वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ये किसको सप्लाई करेगा, एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई घटी, और एंडोमेट्रियम ब्लड सप्लाई घटी तो वहां के सेल और टिश्यू में क्या होगा, हाइपोक्सिया, उस वजह से इस्कीमिया होगा, और क्या होगा, नेक्रोसिस, जिससे क्या हो जाएगा, सेल डेथ। और सेल डेथ हुई तो एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी, और एंडोमेट्रियम झड़ी तो उसी के मायोमेट्रियम में को पाई जाती है। एंडोमेट्रियम को मायोमेट्रियम और फिर पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में कौन होती है, यूट्राइन आर्टरी। तो एंडोमेट्रियम झड़ गई तो कौन आ गया, मायोमेट्रियम। तो ये मायोमेट्रियम में जो कौन है, यूट्राइन आर्टरी, क्या हो जाएगी, रप्चर। और ये रप्चर हुई तो वहां से क्या निकलेगा, ब्लड। तो मैं बोला था ओवम का क्या होगा, तो ओवम इस ब्लड के थ्रू बाहर निकलेगा। किसके साथ, वजाइना के साथ। वजाइना से जो ओवम है वो ब्लड के थ्रू बाहर निकलेगा, मतलब आउटफ्लो ट्रैक्ट के थ्रू। इसी को हम बोलते हैं विजिबल मैनिफेस्टेशन। तो ये पहली फेज थी, ब्लीडिंग फेज। अब यहां देखिए दूसरी फेज आती है यूट्राइन साइकिल की, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी, प्रोलिफरेटिव फेज। ये कितने दिन की थी, तो मैं बताया था 6 से लेकर 14 दिन। कितने दिन की थी, 6 से 14 दिन की। अब यहाँ देखिए इस फेज में क्या होगा, ब्लड बाहर निकल गया। एंडोमेट्रियम की नॉर्मल थिकनेस कितनी होती है, एंडोमेट्रियम की नॉर्मली थिकनेस कितनी होती है, झड़ने से पहले एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी 5 to 6 mm। झड़ने के बाद, आफ्टर शेडिंग, झड़ने के बाद एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी रहेगी, तो ये रह जाएगी कितनी, 1 से 2 mm। कितनी रह जाएगी, 1 से 2 mm। अब इसको, अब ये साइकिल यहाँ खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट साइकिल जो आएगी, उस साइकिल में इस एंडोमेट्रियम को वापस से इतनी ही थिकनेस करनी पड़ेगी, तभी तो अगली साइकिल आएगी, तभी तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी। अगर ये थिकनेस नहीं बढ़ी तो साइकिल नहीं आएगी। तो आफ्टर शेडिंग कितनी थिकनेस रह जाती है, 1 से 2 mm। बात आती है कि थिकनेस बढ़ेगी कैसे, तो यहाँ देखिए कि ये फेज जो है 6 से 14 दिन। उधर कौन सी फेज चल रही है, फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल क्या हो रहा है, ग्रो। फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन और क्या रिलीज, और एक होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन होते हैं,
कि ये ईस्ट्रोजन जो होता है अभी क्या बना है, सिर्फ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अभी नहीं बना है। प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा, कॉर्पस लुटियम, जो कौन सी फेज में बनेगा, ल्यूटियल फेज के बाद, ओवुलेशन होने के बाद। तभी तो ओवुलेशन जब हो जाएगा, ओवुलेशन का मतलब मैं क्या बताया, ओवम और ग्राफियल फॉलिकल, ओवम जो है वो कहां से निकला, ग्राफियल फॉलिकल से, और क्या निकला ग्राफियल फॉलिकल से, रप्चर पीसेस, जिनको हम कॉर्पस लुटियम बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ईस्ट्रोजन तो आ गया हमारे पास, क्योंकि ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है, ग्राफियल फॉलिकल। लेकिन ग्राफियल फॉलिकल जब तक रप्चर नहीं होगा, जब तक ओवुलेशन नहीं होगा, तब तक कॉर्पस लुटियम नहीं आएगी। और कॉर्पस लुटियम कब आएगी, जब ल्यूटियल फेज खत्म होगी, तो तब कौन आएगा, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अभी हमारे पास कौन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, हाइपरप्लेजिया, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन एंडोमेट्रियम। किसमें, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी सेल को क्या बढ़ाएगा, उसकी सेल के क्या बढ़ाएगा, नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, लगभग 1 से 2 mm थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, एंडोमेट्रियम की। ये फेज कौन सी है, प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब प्रोलिफरेशन होना। प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन की है, तो 6 से लेकर 14 दिन की। ये कौन सी फेज थी, प्रोलिफरेटिव फेज। एम आई क्लियर। फिर इसके बाद सबसे लास्ट आती है, दैट इज द प्रीपरेटरी फेज। कौन सी फेज, प्रीपरेटरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेज, जिसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो 15 से 28 दिन। उधर देखो ये यूट्राइन साइकिल है, उधर इसी समय कौन सी साइकिल चल रही है, ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज। ओवुलेशन हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुकी है, कॉर्पस ल्यूटियम बन चुकी है, तो 2 हार्मोन अब हमारे पास होंगे। इससे पहले वाली फेज में सिर्फ एक ही था, ईस्ट्रोजन, क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम नहीं थी। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी है, तो हमारे पास कितने हार्मोन होंगे, 2। कौन कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ईस्ट्रोजन तो क्या करवा रहा था, मैं अभी बताया, हाइपरप्लेजिया, और ये क्या करवाएगा, हाइपरट्रॉफी। क्या करवाएगा, हाइपरट्रॉफी। कौन, प्रोजेस्टेरोन। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, और हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन सेल साइज। कि इधर से तो क्या बढ़ेगा, सेल के नंबर, और इधर से क्या बढ़ेगी, सेल की साइज। तो सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं, सेल की साइज भी बढ़ रही है, तो ये किसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। किसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को। कितनी हो जाएगी, वापस से वही 5 to 6 mm, मतलब एंडोमेट्रियम फिर से रेडी है किसके लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब एक छोटी सी चीज और, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ओवम जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता, तो उसका इम्प्लांटेशन हो जाता, तो भी थिकनेस इतनी ही रहती, कितनी, किसकी, एंडोमेट्रियम की। कितनी रहती, 5 to 6 mm, क्योंकि वहां भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, किसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। क्या अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो क्या होता, इम्प्लांटेशन, और इसी को हम बोलते हैं नाइडेशन, नाइडेशन या फिर इम्प्लांटेशन। कब, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता। अगर नहीं हुआ होता, अब नहीं हुआ है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी कंटिन्यू रहेगी। कि कौन सी, मैं 2 फेज हम देखें, एक तो ओवेरियन फेज और एक कौन सी, यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन फेज की 2 फेज थी, फॉलिकुलर फेज और दूसरी फेज थी, पहली थी फॉलिकुलर फेज जिसकी ड्यूरेशन थी 1 से लेकर 14 दिन, और दूसरी थी ल्यूटियल फेज जिसकी ड्यूरेशन थी 15 से 28 दिन। फिर इसके बाद तीसरी जो थी यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल की 3 फेज थी, कौन कौन सी, पहली फेज थी दैट इज द ब्लीडिंग फेज जिसकी ड्यूरेशन थी 1 से 5 दिन। दूसरी फेज थी दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज जिसकी ड्यूरेशन थी 6 से 14 दिन। और तीसरी फेज थी कौन सी, प्रीपरेटरी फेज, या फिर इसी को बोल रहे थे हम सीक्रेटरी फेज जिसकी ड्यूरेशन है 15 से 28 दिन। और लास्ट में ये फेज खत्म होते होते एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस से कितनी हो जाती है, 5 से 6, मतलब ये वापस से फिर रेडी होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप सो समझ आया होगा। ये सारी बातें थी किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एब्नॉर्मलिटी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। सो अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।